तो अगला पिलर आता है पिलर 3 में फेडरलिज्म। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है पिलर। इसमें सबसे पहला चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म पढ़ेंगे और इसमें 2 टॉपिक हैं कि यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, और फेडरल फीचर्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप याद करो पहला चैप्टर जो हमने इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में पढ़ा था उसमें देखा था कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया हैज़ फेडरल फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फेडरल फीचर्स विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, तो हमें दोनों फीचर्स मिलते हैं बट ज़्यादा ये यूनिटरी फीचर्स को टिल्ट करता है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन्ड है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन्ड है, लेकिन फेडरेशन फॉर स्टेट्स ऐसा कोई या फेडरेशन या फेडरल सिस्टम ऐसा किसी कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फेडरलिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो केस है ये आप इस पूरे सीरीज़ में फेडरलिज्म के पिलर में बहुत बार सुनोगे, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो ये था आपका कि कैसे यूनिटरी बायस है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला? B.R. अम्बेडकर ने इसका जवाब दिया था कि बिकॉज इंडिया इज़ नॉट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, जैसे USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स आए, दे केम टुगेदर एंड सेड दैट वी विल फॉर्म अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें इंडिया में ऐसा नहीं है। दूसरा, इंडिया में द स्टेट्स कैन नॉट secede फ्रॉम द यूनियन। ओके, जो फ्रेज़ यूज़ होता है इस केस में वो कहते हैं इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, द यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी वे और फॉर्म। ठीक है, स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड कैसे? आर्टिकल 3 पढ़ो आप। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू चेंज द नेम, बाउंड्रीज, मर्ज और बाइफरकेट स्टेट्स। ठीक है, अपने आप कर सकता है विद अ सिंपल मेजॉरिटी। ये हमने यूनियन एंड टेरिटरीज़ में पढ़ा था, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। एक बार थोड़ा रिकैप कर लो अगर याद नहीं आ रहा तो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री विद अ यूनिटरी बायस। अ सिस्टम ऑफ ये डेफिनेशन होगी फेडरलिज्म की। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें खाली याद रखना कि सेंटर स्टेट के बीच फेडरलिज्म नहीं होता, सेंटर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं तो नीचे तक जाना चाहिए, बट जनरली हम सेंटर स्टेट पे ही फोकस करते हैं क्योंकि ये सबसे मेजर चंक ऑफ इश्यूज बनाता है, बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। ठीक है, इसका कॉन्ट्रास्ट में US मॉडल है। तो इस चैप्टर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या फेडरल फीचर्स हैं और क्या यूनिटरी फीचर्स हैं। सबसे पहले फेडरल फीचर्स देखते हैं। डुअल पॉलिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, दोनों में स्टेट की पावर्स भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल 246 देखें तो आर्टिकल 2 जो इसमें मैं आर्टिकल्स बोल रहा हूँ ना वो याद रखना, क्योंकि वो आर्टिकल्स लिख के अगर आप मेंस में आर्टिकल्स कोट करोगे तो बहुत अच्छे आंसर बनते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमने इससे पहले वो चैप्टर पढ़े थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पिलर पढ़ा था जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स हो गया और ड्यूटीज़ हो गया, DPSPs हो गया। ठीक है, उसमें मैंने आर्टिकल्स पे भी बहुत ध्यान दिया था कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ऐसे ही इस पिलर में भी कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार यूज़ होते रहते हैं आपके आंसर्स में। उसमें से एक है 246। ठीक है, आर्टिकल 246 क्या कहता है कि the legislative powers between the states and center shall be divided through union list, state list और concurrent list।
और ये लिस्ट कहाँ पर मिलती है हमें? 7th शेड्यूल में, ठीक है। ऐसी ही एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं वो भी डिवाइडेड है, तो एक तरह से डुअल पॉलिटी बन जाती है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट विद डिफरेंट लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता, और इलेक्शन भी अलग अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर सेंटर में कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो स्टेट में भी वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। देन देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी या कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट। बट इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो इसको सेफगार्ड करने के लिए हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन आ जाती है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ग्रेटर देन पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम और हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि डुअल पॉलिटी होनी चाहिए तो उसको चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट, ठीक है। द सेंटर एंड स्टेट्स must confer to this idea of constitutional supremacy that they cannot go above the constitution, और जो constitution के federal features हैं इस वजह से protected रहते हैं। judicial review वही है, इसकी अगर definition देखें तो it is the power of the judiciary to oversee the legislative and executive action of the government, ठीक है। इससे checks and balances आता है। Then the third is rigid constitution. Rigid constitution difficult to change provisions regarding federal structure. Again अगर अब amendment procedure देखें तो हमने 3 तरह के amendment procedure देखे थे। पहला है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। दूसरा नॉट अंडर आर्टिकल 368। इसको हम सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये इसका एग्जांपल है जब आप स्टेट्स के नाम और बाउंड्रीज चेंज करते हैं आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जब भी स्टेट्स के नाम और बाउंड्रीज या कोई नई स्टेट्स आती है उसको चेंज करते हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू 2 तरह के अमेंडमेंट होते हैं। वन इज़ जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होता है, और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब इसमें क्या है? दैट इज़ 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप और 2/3 प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ये एक तरीका है। और दूसरा जो तरीका है इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो अगर आप 3 लेवल देखें ये सबसे इजी है, ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और ये सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो कब यूज़ होता है? जब हम फेडरल फीचर्स चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हमने अमेंडमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अगर याद नहीं आ रहा तो थोड़ा रिकैप कर लो, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू चेंज प्रोविजंस रिगार्डिंग फेडरल स्ट्रक्चर। देन दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगेन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हु इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी करती है। हु सेफगार्ड्स दिस कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी? वो जुडिशरी करती है। तो इस वजह से अगर आप जुडिशरी पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं तो इट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और हमने देखा कि जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है। एससी के लिए क्या फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, वो कोलेजियम सिस्टम से डिसाइड करते हैं। एनजेएसी केस में उन्होंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी अलाउड टू अपॉइंट द जुडिशरी। दूसरा है इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। तीसरा है देयर कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट इज़ गोइंग ऑन। चौथा है उनका जो सैलरीज और पेंशन्स हैं वो इट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
ठीक है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स हाई कोर्ट के केस में। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखने के लिए हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। देन देयर इज़ बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मीन्स कि लोकसभा और राज्यसभा में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देती है स्टेट्स को सेंटर में। अगेन अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स क्या क्या हैं। यूनिटरी बायस जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो यूनिटरी बायस का मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 246 देखा, ठीक है। 246 में क्या था कि द पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर थ्रू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप लिस्ट देखोगे 7th शेड्यूल में जो लिस्ट मिलती है उसमें यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है। प्लस जब स्टेट लॉ और यूनियन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लॉ विल प्रिवेल। ये कंकरेंट लिस्ट के केस में होता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट लॉ, देन यूनियन लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। ये आर्टिकल 254 कहता है। दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। यूनियन लिस्ट इज मोर सब्जेक्ट, ये भी हमने देख लिया। देन द थर्ड इज लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड कि रेजिडुअरी पावर लाइज विद द सेंटर। रेजिडुअरी पावर मीनिंग जो ऐसे सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट भी नहीं है, ठीक है। ऐसे नए सब्जेक्ट जिनकी अभी लिस्ट में अभी एंट्री नहीं हुई है वो कहाँ पर आएंगे, वो रेजिडुअरी पावर कहलाएंगे और वो सेंटर के पास अपने आप ही आ जाते हैं। देन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है। ये प्री में आता है क्वेश्चन, प्री में आ सकता है क्वेश्चन, आया भी एक बार शायद पहले। यूनियन कब स्टेट लिस्ट, एक तो स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन कुछ केसेस में यूनियन जो पार्लियामेंट है, सेंटर है, वो स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकता है। वो कब है ये देखते हैं। तो आर्टिकल 249 है, ठीक है। आर्टिकल 249 कहता है कि फॉर नेशनल इंटरेस्ट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट इफ स्पेशल मेजॉरिटी इज पास्ड इन द राज्यसभा। मतलब कि अगर 249 के अंडर अगर राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी पास करती है, दैट इज़ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है। जनरली लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा से, बट इस केस में राज्यसभा के पास पावर है टू पास अ रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है देन अ बिल, द पार्लियामेंट कैन पास अ बिल थ्रू नॉर्मल प्रोसेस, कि पहले राज्यसभा में बिल पास होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर पार्लियामेंट के पास असेंट के लिए जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो रेजोल्यूशन वैलिड फॉर 1 ईयर एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड। एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया तो द पार्लियामेंट कैन मेक एनी नंबर ऑफ लॉज अंडर दैट सब्जेक्ट, ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है व्हेन यूनियन कैन मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट। द सेकेंड एग्जाम्पल इज नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। ये पूरा जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लो कि इमरजेंसी 3 तरह की होती है। एक नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है और प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर स्टेट, ठीक है, अंडर स्टेट लिस्ट, दोनों में कर सकती है। बट इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क होता है कि नेशनल इमरजेंसी के हटने के बाद जो लॉ बना है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट के अंडर, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ रहती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। प्रेसिडेंट रूल में वो वैलिड रहता है इंडेफिनेटली तक, ठीक है। दोनों केस में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के अंडर, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ रहती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल में इंडेफिनेटली रहता है उस लॉ की वैलिडिटी, ठीक है। इसको इमरजेंसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अभी के लिए इतना याद रख लो कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में दोनों में सेंटर के पास पावर होती है टू मेक लॉज। ठीक है। तीसरा है आर्टिकल 252। एक देखो हमने कौन कौन से देख लिया अभी, 246, ठीक है। 249 था हमारा, जब राज्यसभा के पास पावर है टू मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट, जब अगर राज्यसभा नहीं पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है। 252 में अब देखते हैं हम 252 में कंसेंट ऑफ स्टेट्स टू और मोर पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर दी स्टेट्स। अगर 2 और मोर स्टेट्स पार्लियामेंट के पास आई और उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट में हमारे लिए लॉ बना दो, देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर दी स्टेट्स। ठीक है। ये कंसेंचुअल होता है, लेकिन जो 249 वाला है वो फोर्स्ड होता है, ये कंसेंसस से होता है दोनों के। ठीक है। लेकिन ये 249 वाला जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है इट इज़ फोर्स। राज्यसभा अपने आप एक लॉ पास कर सकती है विदाउट एनी रिक्वेस्ट, और पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है। नंबर 4, फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स। ये अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई अग्रीमेंट साइन होता है देन द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज टू फुलफिल दैट अग्रीमेंट अंडर स्टेट लिस्ट। अगेन इसका एग्जांपल देखते हैं। एक वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर है, ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में अगर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, एंड इंडिया और द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ अंडर वाटर रिसोर्सेज। जो वाटर रिसोर्सेज सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का है, बट द सेंटर टू फुलफिल दिस वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट कैन मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट विदाउट आस्किंग द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है। तो इट्स अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स। ओके। अगर आपको अभी दिमाग में नहीं घुस रहा है, ये धीरे धीरे अगर आप सारे चैप्टर पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। अभी के लिए आप थोड़ा बस बैक ऑफ द माइंड रखो, एंड तक सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। 5th है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है। अगेन इसको हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के लॉ बनने में क्या फ़र्क है, इसको डिटेल में हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि प्रेसिडेंट रूल में भी सेंटर लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के अंडर। ठीक है। देन द पावर ऑफ गवर्नर। पावर ऑफ गवर्नर हमने देखा था कि उसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। और डिस्क्रिशनरी पावर में 2 इंपॉर्टेंट पावर आती हैं। एक है टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो 200 के अंडर आता है। और जब प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड कर देता है देन प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द टाइम लिमिट कि इसी टाइम लिमिट के अंडर उसे एसेंट देना है, रिजेक्ट करना है, वापस भेजना है। ठीक है। तो ये तो 200 की पावर हो गई। दूसरी पावर है अंडर आर्टिकल 356 द गवर्नर कैन रिकमेंड फॉर अ प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। गवर्नर के कहने से नहीं होता हमेशा, लेकिन गवर्नर के पास पावर है टू रिकमेंड फॉर अ प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। अब ये बात याद रखने की हो जाती है कि गवर्नर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पोस्ट। ठीक है। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर, प्लस बहुत पॉलिटिसाइज पोस्ट है ये। आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नर होते हैं स्टेट के आर ऑलमोस्ट वो लोग होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं या फिर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। कोई भी अपोजिशन लीडर को या अपोजिशन को स्टेट गवर्नर नहीं बनाया जाता। ठीक है। तो बहुत पॉलिटिसाइज पोस्ट है, और पॉलिटिसाइज पोस्ट को हमने 2 बड़े डिस्क्रिशनरी पावर दे रखे हैं। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस 312 में आती है।
अगेन ऑल इंडिया सर्विस माने क्या है, IAS IPS और IFS फॉरेस्ट सर्विस। ये ट्रेनिंग और इसका अपॉइंटमेंट सेंटर करती है, बट ये काम दोनों के लिए करते हैं, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या क्या एग्जाम्पल है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, अगर ज़्यादा हो गया, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई तो। 246 में देखा हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। फिर देखा हमने 248 में रेजिड्यूरी पावर्स लाइज विद द सेंटर। ठीक है, और 254 में देखा हमने कि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल होता है। ये हो गई लेजिस्लेटिव पावर की एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हमने देखा कि कब कब यूनियन कैन मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट। सबसे पहला है 249, जब राज्यसभा पासिस द रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी के साथ। ठीक है, फिर 2 केस में देखा नेशनल इमरजेंसी प्लस प्रेसिडेंट रूल। दोनों में फ़र्क क्या है हमने देखा, लेकिन इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 252 एक आर्टिकल है जिसमें कंसेंट ऑफ स्टेट्स, कंसेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट के थ्रू। इन दोनों में फ़र्क समझे। इसमें इट इज़ फोर्स्ड, राज्यसभा अपने आप 2/3 मेजोरिटी के साथ कह सकती है कि पार्लियामेंट जाओ लॉ बनाओ स्टेट लिस्ट में। इसमें कंसेंट चाहिए होता है दोनों स्टेट्स का। देन 253, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल टू गिव इफेक्ट टू एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट। ठीक है, फिर हमने गवर्नर की पावर देखी, डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 100 और आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल कहती है। इसमें द गवर्नर कैन रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल। इसमें द गवर्नर कैन से दैट कैन रिजर्व सम ऑफ द बिल्स फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, और गवर्नर की जो पोस्ट है, इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पोस्ट, वो बहुत पॉलिटिसाइज पोस्ट है, तो इस वजह से ये पावर भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। देन ऑल इंडिया सर्विस अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर के एग्जाम्पल। अब है यूनिटरी बायस का दूसरा एग्जाम्पल है स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। ये हमने बात कर ली थी आर्टिकल 3 की। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा, अगर हम फटाफट यूनियन एंड टेरिटरी का रिकैप करें, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। 2 कहता है अगर हमने बाहर से कोई टेरिटरी लेनी है और कैसे स्टेट्स बन सकती है वो। ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 3 कहता है जब इंटरनल चेंजेस लाते हैं स्टेट्स के नाम में, बाउंड्रीज़ में और ये सब में। आर्टिकल 3 के लिए 2 प्री कंडीशन है, एक तो प्रेसिडेंट का पहले परमिशन चाहिए और दूसरा स्टेट को कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्टेट का जो बातचीत होती है वो बाइंडिंग नहीं है, तो इट्स अ फॉर्मेलिटी बस। और आर्टिकल 4 कहता है कि जो चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, मीनिंग उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप USA में देखें तो उसमें डुअल सिटीजनशिप होती है। उसमें लोगों की एक अमेरिकन सिटीजनशिप भी होती है प्लस एक स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है। ठीक है, और हर एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही सिटीजनशिप है। ठीक है, आप सब लोग इंडियन हो, कोई ऑफिशियल आप बिहारी नहीं हो या फिर मराठी नहीं हो, गुजराती नहीं हो, ऑफिशियली सिर्फ आप इंडियन हो। ठीक है, इसमें बात थोड़ा सा याद रखना कि आर्टिकल 370 जो 2019 में आर्टिकल 370 में चेंजेस लाए थे, उससे पहले इंडिया में जम्मू कश्मीर में 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे। मतलब जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन था और इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, और सिटीजनशिप भी 2 थी जम्मू कश्मीर में। अब वो चेंज हो गया, अब इसको भी हटा दिया गया। देन द इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न में होता ही है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी बना देते हैं। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है इमरजेंसी का। हम स्टेट से पावर छीन के सेंटर में डाल देते हैं बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। ये पूरा क्या सीन है, क्या इसके
यूज़ केस हैं और क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम अभी इसी पिलर में पढ़ेंगे। देन देयर इज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी बिकॉज जुडिशरी एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हर एक जुडिशरी के पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फोर्स करे सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉज। ठीक है। द एससी जजमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन कोर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है, वो पूरे कंट्री के लिए वैलिड होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जो कोर्ट ऑफ ऑर्डर है वो वैलिड ना हो किसी दूसरे स्टेट में। देन द ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने देखा, इट इज़ एन एजेंट ऑफ सेंटर और डिस्क्रिशनरी पावर होती है टू रिजर्व द बिल ऑफ द, दो डिस्क्रिशनरी इंपॉर्टेंट पावर है, बाकी भी हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म से रिलेटेड पावर है, एक आर्टिकल 200 के अंडर, एक आर्टिकल 356 के अंडर। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रूल है और ये है पावर टू रिजर्व द बिल्स फॉर द सेंटर। ठीक है, ये थे दोनों फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स। अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत हैवी है आपके लिए तो ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि ये सब जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये अपने आप ही याद हो जाएगी, इसमें कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, क्या फेडरल फीचर्स है, ठीक है, और क्या यूनिटरी फीचर्स है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।